ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर एंड इन्वेंट्री डेज एज अ कंसेप्ट क्या है ना वो समझते हैं बहुत बेस लेवल से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री के अंदर क्या कॉस्टिंग सब लगता है, प्रोसेस क्या है, एंड फिर एक लिस्टेड एंटिटी है क्या, तो लिस्टेड एंटिटी में बताऊंगा कि कैसे इन्वेंट्री डेज हम लोग को देखना है, ठीक है, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है वो। अभी ना सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैन टू दिसंबर एंडिंग कंपनीज है, ठीक है, 2019 एंड 2020। सपोज हम लोग कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, एंड सिंपलिस्टिकली लिया है करके बैलेंस शीट में प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सब मैंने लिया नहीं है, ऑब्वियसली रियल लाइफ में वो सब आएगा। अभी सिर्फ हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर एज अ कंसेप्ट। ऐसे समझो कि दिसंबर 25 को मैंने बिजनेस चालू किया, तो 2019 के इनकम स्टेटमेंट में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। बैलेंस शीट में मैं क्या कर रहा हूँ, 5 कैलकुलेटर है, कितने रुपए का? 100 रुपीज़ का, मतलब मुझे 100 रुपीज़ पड़ा। समझ में आ रहा है? तो इन्वेंट्री अभी बेचा क्या मैंने? वो साल नहीं बेचा, तो मेरा वो एसेट में आ गया कि इतना फिनिश गुड्स बाकी है। कितना? 5 इंटू 100। 100 इज कॉस्ट प्राइस जो मुझे लगा एंड 5 क्वांटिटी। अभी 2020 में क्या हो रहा है, मैं एडिशनल कुछ कैलकुलेटर नहीं बना रहा हूँ। अज्यूम करो मैंने एडिशनल कुछ कैलकुलेटर बनाया ही नहीं। क्या किया मैंने, वो 5 कैलकुलेटर में से 3 कैलकुलेटर सिर्फ बेच पाया मैं, मतलब वो 5 का 5 भी बेच नहीं पाया। कितना बेचा? सिर्फ 3। कितने रुपए का? ऑब्वियसली 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं, तो मैं क्या बिजनेस करूंगा, मेरा भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो कितना? 3 क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस 150, तो सेल्स कितना हुआ? 450। इसका कॉस्टिंग मतलब ये जो 3 कैलकुलेटर है वो मैंने बेचा, उसको बनाने का खर्चा मुझे कितना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा उसका कॉस्टिंग कितना है, दैट इज हाउ मच? 3 इंटू 100 विच इज 300। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 150। यानी कि इक्विटी लास्ट ईयर आपका 500 था, प्लस ये साल का प्रॉफिट विच इज 500 प्लस 150 650। आपका जो इन्वेंट्री 500 था उसमें से कितना बेचा आपने? 300 बेचा, तो कितना बाकी रहा? 200, मतलब 500 माइनस दिस 300 इज 200, ठीक है। एंड ये सेल किया आपने, अज्यूम करो पूरा कैश मिल गया, तो ये भी टैली हो गया। अभी है ना हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर एज अ कंसेप्ट समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बोलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर ये बोलता है ऑन एन एवरेज आपने ये 500 रुपये का जो माल है कितना बार बेच पाए आप। अगर ये वाले एग्जाम्पल में समझना है तो हम लोग ने क्या, कैसे इंटरप्रेट करेंगे उसको? ऑन एन एवरेज ये 500 रुपीज़ का जो इन्वेंट्री है आप कितनी बार बेच पाए एक साल में? एक भी बार बेच पाए क्या 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ इन्वेंट्री? नहीं। कितना बेच पाए? सिर्फ 300 बेच पाए। बहुत बार कंपनीज का कितना होता है? 3x 4x भी होता है। 3x 4x मतलब क्या? इन्वेंट्री 500 है लेकिन कॉग्स आपका कितना है? 2000, मतलब 500 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री आपने 4 बार बेचा साल में। समझ में आ रहा है? हमारे एग्जाम्पल में कैसे है, कॉग्स कितना है? 300। अभी यहां पे मैंने क्या लिया है? एवरेज इन्वेंट्री लिया है। अभी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम लोग एवरेज इन्वेंट्री क्यों ले रहे हैं। अभी मैंने जब आपको इंटरप्रिटेशन बताया, मैंने क्या बोला आपको? इन्वेंट्री 500 का है, बराबर है ना? ये साल कुछ हम लोग ने बनाया क्या, मैन्युफैक्चर किया क्या? नहीं। बट अभी अज्यूम करो कि मैंने मैन्युफैक्चर किया रहता, तो सिर्फ ये 500 कंसिडर करेगा तो सही है क्या? नहीं ना, ये साल भी तो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे और बेचेंगे और फिर एंड का भी देखेंगे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि डिस्क्रिपेंसी नहीं हो ज़्यादा करके हम लोग लास्ट ईयर और ये ईयर का एवरेज निकालें। एंड सेकेंड रीजन ऑब्वियसली अगर मैथमेटिकली भी सोचे, टर्नओवर इज नथिंग बट कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉग्स इज नथिंग बट इनकम स्टेटमेंट का लाइन आइटम। इनकम स्टेटमेंट पूरे एक साल का बनता है लेकिन बैलेंस शीट एज ऑफ अ सिंगल डे ही बनता है। तो क्योंकि दोनों भी 365 डेज होना चाहिए, दैट्स द रीजन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये एवरेज इन्वेंट्री जो लाइन आइटम है वो बैलेंस शीट का लाइन आइटम है, हम लोग उसका एवरेज निकालते ताकि 365 डेज हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बट उसका मेन लॉजिक क्या है, डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए करके इट इज़ बेटर कि हम लोग एवरेज इन्वेंट्रीज ले लें। अभी हमारे एग्जाम्पल में हम लोग को क्या समझा कि हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री कितना आया है? 350, क्योंकि 500 प्लस 200 इज 700 डिवाइडेड बाई 2 350। ये जो है टर्नओवर कितना दिख रहा है? 0.86। इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 300, एवरेज इन्वेंट्री इज 350, यानी कि 350 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री भी मैं एक बार बेच नहीं पाया पूरे साल में, क्योंकि सिर्फ 300 का ही माल बेचा ना, जबकि इन्वेंट्री कितने का था मेरा? एवरेज इन्वेंट्री 350, यानी कि 350 वर्थ ऑफ गुड्स में साल में एक बार भी नहीं बेच पाया। कितना बार बेच पाया? 0.86 टाइम्स। समझ में आ रहा है? नॉट इवन 1 टाइम। अगर अज्यूम कर लो कॉग्स मेरा होता 350 एंड मेरा एवरेज इन्वेंट्री भी होता 350, तो टर्नओवर कितना हो जाता है? 1। इसका मतलब क्या है कि 350 वर्थ ऑफ गुड्स मैंने साल में एक बार बेचा,
यानी कि कितना टाइम लगा मुझे ये वाला 350 गुड्स बेचने के लिए, कितने दिन लगे मुझे, अगर साल में एक ही बार बेच पाया तो 365 डेज। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल है, 365 डिवाइडेड बाई 1, मतलब डेज अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, 365 डिवाइडेड बाई टर्नओवर, तो कितना आता है 365 डेज। अभी हमारे एग्जाम्पल में कॉग्स कितना था 300, मतलब मैं साल में 350 वर्थ ऑफ गुड्स एक बार भी बेच नहीं पाया, मतलब ऑब्वियसली मुझे अगर 350 पूरा बेचने का है तो 365 डेज से भी ज़्यादा लगेगा, तो कितना हो जाता है 425 डेज, यानी कि 365 डिवाइडेड बाय 0.86। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियल लाइफ में ऐसे नहीं चलता है। बहुत अच्छे कंपनीज होते हैं जिनका इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा रहता है बहुत, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे एग्जाम्पल में, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट का एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको कैसे इंटरप्रेट करना है करके। बट ये वाला समझ में आया आपको, कोई भी डाउट है? अच्छा, अभी बहुत लोगों को डाउट क्या आता है कि हम लोग जब टर्नओवर लेते हैं यहाँ पे कॉग्स क्यों लेते हैं, यहाँ पे सेल्स क्यों नहीं लेते? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, एंड जब हम लोग बेचते हैं ना तो इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट प्राइस कॉग्स आता है, ना कि सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है। तो क्योंकि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करना है हम लोग को, दैट्स द रीजन हम लोग न्यूमरेटर में कॉस्ट प्राइस वाला लेते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी कॉस्ट प्राइस लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉग्स एंड यहाँ पे इन्वेंट्री आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कैसे समझ में आ गया टर्नओवर का मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन, एंड फिर डेज इज नथिंग बट 365 डिवाइड बाई टर्नओवर। समझ में आया? अभी है ना एक चीज़ समझते हैं, ये इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या लाइन आइटम्स रहता है एक्चुअल में। अगर मैं कैलकुलेटर का बिजनेस समझो कैलकुलेटर का बिजनेस है तो कौन से चीज़ें आएगा इन्वेंट्री के अंदर? सबसे पहले तो मेरे को जो रॉ मटेरियल मंगाना है, जो मैं ऑर्डर करूँगा, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्टिंग, उसके बाद क्या नॉर्मली क्या होता है, अभी सपोज सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग अगर वड़ा पाव का ठेला डाल रहे हैं सपोज, ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 100 वड़ा पाव बनाना है, उसके लिए मुझे 30 किलो आलू लगेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो क्या 30 का 30 एग्जैक्ट यूज़ कर पाऊंगा क्या मैं? नहीं, 30 में से हो सकता है 500 ग्राम्स मेरा वेस्ट हो, बट वो वेस्टेज भी हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे आएगा वो, ये इन्वेंट्री में आएगा, नॉर्मल वेस्टेज। फिर बाद में रॉ मटेरियल मंगाने के बाद उसको स्टोर भी तो करना पड़ता है, आते ही तुरंत बना सकते हैं क्या? नहीं, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में रखते हैं, वो भी खर्चा आएगा। फिर उसको प्रोसेस करने का खर्चा आएगा, प्रोसेस किसके थ्रू होगा? लेबरर्स के थ्रू होगा, लेबरर्स को वेजेस देना पड़ेगा, बराबर। फिर ये फैक्ट्री में होता है काम, फैक्ट्री में हम लोग प्लांट एंड इक्विपमेंट रखेंगे, वो प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो भी आएगा, बराबर है। फिर उसका जो पावर एंड फ्यूल जो यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी आएगा। समझ में आ रहा है? ये सब कॉस्ट मिला के यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर आता है। समझ में आया? उसके बाद मुझे बताना है कि ये जो डेज है ना, मैंने कैलकुलेट किया, कितना डेज कैलकुलेट किया कि ऑन एन एवरेज 350 वर्थ ऑफ गुड्स अगर मुझे बेचना है, इट वुड टेक अराउंड 425 डेज। अब ये 425 डेज इन्वेंट्री डेज है, उसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करेंगे? तो वो प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल ऑर्डर करने से लेकर उसको कस्टमर तक बेचने के लिए कितना मुझे दिन लगता है? 425 डेज। समझ में आ रहा है? वो पूरे प्रोसेस को हम लोग को 425 डेज लग रहा है। समझ में आया? यानी कि मैं रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, बराबर, पहले कॉल करूंगा, वेंडर के साथ बात करूंगा, नेगोशिएट करूंगा, रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, वो करने के लिए 5 दिन लग गया, आने के लिए 25 दिन लग गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगता है, 25 डेज लग गया ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद मैं तुरंत बना नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल को स्टोर किया, समझा। उसके बाद मैंने प्रोसेस किया, उसमें बहुत टाइम चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया, कस्टमर को बेचना है, उसके लिए भी टाइम लग गया। तो ये जो इन्वेंट्री डेज 425 डेज है, वो क्या है, रॉ मटेरियल ऑर्डर करने से लेके कस्टमर को मैं जब तक बेच रहा हूँ, कितना टाइम लग रहा है वो पीरियड के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री डेज, विच इन आर एग्जाम्पल इज 425 डेज। समझ में आया? तो कैसे इंटरप्रेट करना है 100%। तो अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लिस्टेड एंटिटी स्पेस में एवेन्यू सुपरमार्ट एंड वी मार्ट रिटेल। ऑब्वियसली कंपेरेबल नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट इज इनटू फूड्स ऑल्सो, वी मार्ट हम लोग का क्लोथिंग है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दोनों सेम जोग्राफिकल एरियाज में भी नहीं ऑपरेट करते, दोनों का टारगेट ऑडियंस भी डिफरेंट है। बट यहाँ पे सिंपल मेरे को एक चीज़ बताने का था, अगर आप, ये मैंने स्क्रीनर से लिया है, एक बार मैं बता देता हूँ। स्क्रीनर में गया, यहाँ पे मैं, अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर्स है, बराबर, ये डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? इन्वेंट्री टर्नओवर यहाँ पे 11.97। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरेज इन्वेंट्री निकाला,
ठीक है। एक्चुअली जब आपको करना है ना, तो अभी एवरी टाइम आई सजेस्ट कि आप एनुअल रिपोर्ट से करो। अभी क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ करके मैंने यहाँ से डायरेक्ट ले लिया है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे लेना है हम लोगों को, कंसोलिडेटेड फिगर्स में जाना है, मार्च 2020 2019, यहाँ पे अगर अदर एसेट्स में देखोगे तो इन्वेंट्रीज रहेगा, तो ये दोनों का एवरेज लिया है मैंने बस एवरेज इन्वेंट्री के लिए, ठीक है। तो ये 11.97 को कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, साल में, एक साल में 1778 करोड़ ऑफ इन्वेंट्री मैं ऑलमोस्ट 12 टाइम्स बेच पा रहा हूं। समझा आपको इंटरप्रिटेशन, साल में 12 टाइम्स यानी कि कितना डेज हो जाएगा, 365 डेज डिवाइडेड बाय 11.97, तो 30.49 को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, 1778 करोड़ ऑफ इन्वेंट्री जो है वो मैं ऑन एन एवरेज 30.49 डेज में बेच पा रहा हूँ, ऑन एन एवरेज। क्योंकि जरूरी है क्या एग्जैक्ट 30.49 में बिकेगा, नहीं, वो मैंने एवरेज आउट किया है पूरे साल का। क्लियर है। यही आप वीमार्ट से कंपेयर करोगे तो डेज कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा है। देखो इनका डेज देखो कितना आ रहा है 125, वेरस इनका कितना है 30। क्योंकि पहले तो ये क्लोथिंग में काम कर रहे हैं, क्लोथिंग का शेल्फ लाइफ ज्यादा रहता है, बराबर है, तो उनके लिए वो चलता है। फिर भी ऑब्वियसली इसके साथ साथ हम लोग को और भी चीजें देखना पड़ता है जो मैं फर्दर वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे इन लोगों का क्या है, फूड्स के थ्रू आ रहा है एंड फूड का शेल्फ लाइफ कम रहता है। ऑब्वियसली इन लोगों का भी FMCG है, नॉन फूड्स है, इन लोगों का नॉन फूड सेगमेंट भी है, जिसकी वजह से इनका 30 तो आ रहा है। फूड सिर्फ रहता ना, सिर्फ फूड या सिर्फ मिल्क रहता ना एंड उनको डायरेक्ट कस्टमर को बेचना रहता ना, तो 30 भी नहीं रहता, उससे भी कम रहता। समझ में आ रहा है। बट ये डिफरेंस क्यों है ये समझा आपको। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक ही इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ चेक करना पड़ता है। समझ में आया। अभी है ना, इन्वेंट्री डेज कम है तो जरूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट होगा वो। अगर वो मार्केट लीडर है तो हो सकता है कि उसका इन्वेंट्रीज बहुत जल्दी बिक रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री डेज कम है कोई कंपनी का एंड वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जितना डिमांड आ रहा है उतना वो स्टॉक ही नहीं कर रहा है, बहुत कम अंडर स्टॉकिंग हो रहा है इन्वेंट्री का। तो ऐसे समझो कि किराना वाला एक, ठीक है, उसने सब कुछ सेट करके रखा है लेकिन उसने डिमांड बराबर गेज नहीं किया। ऐसा हो गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, 4 दिन में सब माल बिक गए। तो 5वें दिन जब कोई कस्टमर आ रहा है वो बोल रहा है अरे नहीं है, खत्म हो गया। 6 डे आ रहा है कोई कस्टमर तो भी बोल रहा है अरे खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन तो इन्वेंट्री डेज कम है, जरूरी है क्या वो अच्छा है, नहीं। क्या होगा, कस्टमर आएगा बोलेगा सामान ही नहीं है, अरे यार यहाँ पे मिलता ही नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो हम या तो दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेंट्री डेज कम है और सुपर्ब है वो, तो वो हम लोग को चेक करना पड़ता है, सिर्फ एक रेशियो के हिसाब से नहीं होगा। अभी है ना, हम लोग इन्वेंट्री डेज को एक बार इंटरप्रेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अज्यूम करो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री का एवरेज है 30 डेज इन्वेंट्री का, लेकिन मेरा कंपनी है ना 15 डेज में इन्वेंट्री बेच पा रहा है एंड दूसरा एक कंपनी है जिसको 70 डेज लग रहा है। तो अभी मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट इन्वेंट्री डेज कौन सा है। तो सब लोग बोलेंगे यार 15 डेज सबसे बेस्ट है, क्योंकि 15 डेज में ही माल बिक रहा है मेरा, जबकि मेरे कॉम्पिटिटर्स का पूरा इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज 30 दिन लग रहा है इन्वेंट्री बेचने के लिए, मेरे को सिर्फ 15 दिन लग रहा है। और दूसरा एक कंपनी बी है, यहाँ पे ये कंपनी ए ले लेते हैं, कंपनी बी है जिसको 70 डेज लग रहा है, तो उसका तो अच्छा है ही नहीं। तो हम लोग ये एग्री कर सकते हैं, ठीक है 70 वाला अच्छा नहीं है, बट ज़रूरी है क्या ए का बेस्ट है, तो नॉट नेसेसरीली। अगर वो मार्केट लीडर है, फॉर एग्जाम्पल एवेन्यू सुपरमार्ट, एंड उसका सबसे कम है, वो क्योंकि उसने इन्वेंट्री इतने अच्छे से उसको एफिशिएंटली यूज कर सकता है, उसका लॉजिस्टिक्स इतना अच्छा है जिसके वजह से, एंड उसको एग्जैक्टली पता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए एंड सबसे सस्ता है, इसके लिए उसका इन्वेंट्री इतना जल्दी चर्न आउट होता है, तो वो चलेगा। वहां पे वो इंडस्ट्री लीडर है तो चलेगा, मार्केट लीडर है तो चलेगा, बट जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री डेज कम होना हमेशा अच्छा होगा। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक किराना वाला, ठीक है, उसने दुकान एकदम प्राइम लोकेशन पे डाला है, उसने एक डिमांड गेज किया रहेगा, उसके हिसाब से उसने पूरा सब कुछ माल स्टोर किया रहेगा एंड जो डिस्प्ले के लिए रखा है। अभी क्या हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा ना ऑन एन एवरेज 25 डेज तो लगेगा यार इन्वेंट्री खत्म होने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, उसका 15 दिन में पूरा बिक गया। अभी उसको एक्चुअली दूसरा टेंशन आ जाएगा, अभी सब बिक गया, अभी मेरे को ऑर्डर करके आने में टाइम लगेगा, वो भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर स्टॉकिंग। वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, अंडर स्टॉकिंग। आप डिमांड गेज नहीं कर पाए,
15 दिन में बिक गया तो क्या हो जाएगा, 16th एंड 17th 18th डे कोई आएगा कस्टमर और बोलेगा मेरे को ये चाहिए, वो बोलेगा नहीं है स्टॉक में ही नहीं है। तो एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, थर्ड टाइम ठीक है, उसके बाद क्या कस्टमर क्या बोलेगा, लॉयल्टी रहेगा क्या कस्टमर का उसके साथ, वो बोलेगा नहीं यार इधर जाते तो मिलता ही नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि मैं किधर और से ले लूँ। तो अंडर स्टॉकिंग भी प्रॉब्लम है। कब ये अच्छा होगा, जब वो मार्केट लीडर है, उसको एग्जैक्ट पता है कि उसका 15-16 दिन में बिकेगा एंड उसने उसके हिसाब से स्टॉकिंग किया है एंड उसका 15-16 दिन में क्यों बिक रहा है, क्योंकि वो मे बी सबसे सस्ता प्रोवाइड कर रहा है, उसको कस्टमर का एग्जैक्ट डिमांड पता है, उसको अपना सप्लाई चेन भी अच्छे से मैनेज करने को आता है। ये 3 फैक्टर रहेगा तो वो मार्केट लीडर रहेगा इस स्पेस में एंड उसका इन्वेंट्री डेज जो है वो कम रहेगा। हायर का क्या प्रॉब्लम है, 70 डेज का ओवर स्टॉकिंग, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा स्टॉक कर दिया इन्वेंट्रीज, वो भी तो प्रॉब्लम है एंड दैट विल लीड टू मच मोर ग्रेवर प्रॉब्लम्स। क्या होगा उससे, क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा टाइम रख दिया तो एक्सपायरी हो जाएगा, बराबर, बहुत सारा माल ऐसे वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, उसका अलग खर्चा। उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि इन्वेंट्री को राइट डाउन करना पड़ता है, डायरेक्ट लॉसेस, मतलब 100 रुपये में मेरे को पड़ा रहेगा बट मैं जब अभी बेचूंगा इतना खराब हो गया या एक्सपायरी आ गया कि 100 रुपया का अभी मैंने जो खरीदा मेरे को मे बी 60 रुपीज़ में बेचना पड़े। तो ये सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है ओवर स्टॉकिंग, बट इसको हम लोग फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी वे में बी का अच्छा नहीं रहेगा सर, बट अपने को सिर्फ ये डेज देख के सादा समझो कि 15 वाले ने कम इन्वेंटरी बेचा उतने दिन में, पर 30 वाले का ज़्यादा इन्वेंटरी बेचा। हाँ, तो अभी है ना, कभी भी इन्वेंट्री स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखने का। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री डेज देख रहे हैं। अभी इसके बाद के सेशन में मैं क्या कवर करूँगा, डेटर डेज कवर करूँगा, पेएबल डेज, फिर ऑपरेटिंग साइकिल एंड फिर वो सबके साथ एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को इंडस्ट्री के साथ, तो हम लोग को एक पिक्चर मिलेगा। सिर्फ इन्वेंट्री देख के नहीं समझ में आता है, वही बोला ना, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। अभी कम रहेगा तो अंडर स्टॉकिंग भी हो सकता है वो मार्केट लीडर है, हो सकता है कि 1-2 साल के लिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो फाइनेंशियली उन्होंने कुछ चेंजेस किया होगा। तो 3 रीज़न है, तो इसके लिए हम लोग कभी भी उसको आइसोलेशन में नहीं देखते। बट हाँ, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर सबके साथ हम लोग ने देखा ना इन कॉम्बिनेशन विद अदर रेशियोज तो एक बहुत अच्छा पिक्चर मिलता है। क्लियर है? सो फॉर पीपल वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट इट बैक. Also guys, if you have found this video to be helpful, please do like, share and subscribe this video.